Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, इस सुबह के आगाज़ में अगर हम पीएसएल की बात ना करें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ है हर तरफ पीएसएल और कल का जिस तरह का मैच हुआ है उसके बाद तो अब एक्साइटमेंट का लेवल और हाई हो गया है। और जैसे कि मैं कहते जा रही हूँ हमेशा से कि अब जो मुकाबले होंगे वो बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबले होंगे और टीम्स फाइट करेंगी और आखिर तक मैचेस इतने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि शायकीन क्रिकेट बिल्कुल नजरें जमाए टीवी स्क्रीन पर या ग्राउंड के बाहर या अंदर बैठे होंगे। तो वैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल यार मुझसे तो आप बात ना करें, बिल्कुल मेरी टीम बाहर हो गई है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है यार, जिस टीम को सपोर्ट करता है वो बाहर हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? थ्रू आउट द सीजन 1, 2, 3 मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया। पहले में भी बाहर हो गए फाइनल के बाद, दूसरे में भी फाइनल के बाद बाहर हो गए, अब तीसरे में फाइनल में ही नहीं पहुंचे। 1 रन से कौन हारता है यार? पहले दो रन से हार गए। नहीं, 1 रन से भी हार जाते हुए मतलब यार 1 रन से नहीं हारना चाहिए। इतना फाइट करने के बाद 1 ओवर इतना जानदार देने के बाद बिल्कुल सही जान मार दो, वो रन ले लेते, क्या हो जाता, सुपर ओवर में मैच चला जाता, मजा आ जाता। सुपर ओवर का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। जब मैं बैठी हुई थी टीवी देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि बस अब सुपर ओवर आया और अब बस अनवर अली ने इस दफा कमाल कर दिया, छा गए अनवर अली। लेकिन खैर पेशावर ज़ल्मी जीत गई है और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हमारे शो पे भी प्रेडिक्शन हो चुकी है कि इस दफा शायद फाइनल में फिर से फाते पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, वैसे मुझे आज एक और खदशा लग रहा है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का मैच आज आपकी टीम कराची किंग्स है, तो आज कराची का भी वही हाल ना हो जाए जो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और कराची भी फाइट करेगी और कराची के साथ जो मैचेस होंगे। फाइट तो कोयटा ने भी कल की है, इससे ज्यादा और क्या फाइट होती है? हाँ, इससे ज्यादा और क्या फाइट होती है, बट लेट्स सी ना, क्योंकि कराची किंग्स के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो भी तो अनप्रेडिक्टेबल हैं। क्योंकि अगर शाहिद आफरीदी चल जाए तो फिर आपको पता है कि छक्के और चौके की जो चल जाए तो वो दूसरे बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो जनाब, जिस तरह के हवाले से हम बात करें पीएसएल के लिए, वहीं आज हम बात करते हैं कि शायरी के हवाले से जिसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और क्या ज़बरदस्त इवेंट्स के दिन चल रहे हैं और क्या ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो आलमी दिन भी आ रहे हैं, कभी खुशियों का दिन, कभी शायरी का दिन। तो आज शायरी के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये शायरी, ये पोइट्री और ये तमाम वो पोइट्स हैं जिनका किरदार हमारे माशरे में इंतहाई अहम है। तो इस हवाले से मजीद भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। एहतसाब अदालत में आज फिर शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत हो रही है। नवाज शरीफ बेटी के साथ अदालत में पेश होंगे। वाजिद जिया भी आज बयान रिकॉर्ड कराएंगे। का हो गया है रुपए की शदीद मंदी के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त बंद। जारी खसारे और बैरूनी अदायगियों की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। स्टेट बैंक ने यह मौक़िफ़ दिया है। साथ में बताया गया 1 घंटे में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 4 रुपए 40 पैसे की गिरावट हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 114.50 पैसे का हो गया है। माफिया ने अरबों कमा लिए। कर्जों का हजम 800 अरब रुपए बढ़ गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार हो गए हैं। महंगाई का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। मरकजी बैंक ने जाहिर किए गए रुपए की कीमत में कमी कर दी है। फॉरेक्स डीलर्स ने इल्जाम लगाया। ये बहुत बड़ी खबर है सबा, आपको पता है 115 का डॉलर हो जाना, इसका क्या मतलब है कि अब हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल से लेके अशिया खुर्दोनोश और दीगर तमाम चीजें, आपके रोजमर्रा के मामलात, सब कुछ अब महंगा होने जा रहा है। क्या होगा सबा? बिल्कुल। और इस खबर के बाद तो मुझे हुकूमत की जानिब से वो खबर याद आती है जिसमें ये कहा जाता था कि मईशत की जानिब से सब अच्छा है जनाब, सब अच्छा है और सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जा रही थी। अच्छा, जिस तरीके से ये डॉलर की ऊंची उड़ान है, एक्सप्रेस ने भी यही मेन लीड जो है वो लगाई हुई है कि डॉलर की ऊंची उड़ान 4.5 रुपये महंगा हो गया और बैठे बिठाए मुल्क पर कर्जे 480 अरब बढ़ गए। तो मईशत के हवाले से जब भी हमने अपने शो पे भी बात की, तजियाकारों से भी बात की और इसाक डार साहब के हवाले से अगर उनके पिछले टेन्योर के हवाले से भी बात करें जो कि अभी गुजरा है, क्योंकि अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आ गए हैं और उन्होंने ये तमाम चीज़ें संभाल ली हैं। तो अगर देखा जाए तो मालियाती तज्जियाकार जो हैं वो ओवरऑल यही बात कर रहे होते हैं कि जी जो मिफ्ता इस्माइल हैं इनकी पॉलिसी इसाक डार साहब की पॉलिसी से बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमने कई सालों का काम जो है वो 2-3 महीनों में कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे महंगाई का जो तूफान है वो भी आएगा और लोगों में, और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लोग होते हैं और दीगर इस से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि हर
चीज़ महंगी हो जाएगी ना। अब सही कह आप रही हैं, ये हर देखें कि चीज़ तमाम महंगी हो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत को एक पॉलिसी बनाने की वाज़े ज़रूरत है। गो के टाइम कम रह गया है जनरल इलेक्शन में, लेकिन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत पॉलिसी सभा बना रही है। अब आपको पता है कि ऐसी खबरें सामने आ रही है क्योंकि डॉलर 115 का हो गया है, हमारे सर्कुलर डेट में इजाफा हो गया, गर्दिशी कर्जे जिसको कहा जाता है, गर्दिशी कर्जे। और इस हवाले से प्रोग्राम में आगे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लेंगे एक इंस्टेंट ब्रेक। स्टे विद अस। कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज पेशावर जहाँ पर हमारी नुमाइंदा सबा रानी मौजूद है, और आज तो पेशावर में यकीनन खुशियों का समा होगा। सबा रानी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबा रानी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। सबा, आज पेशावर में तो खुशियों का समा होगा, क्या कहेंगी? आज क्या हो रहा है पेशावर में? बिल्कुल, आज जश्न नौरोज़ जो है तो यहाँ पूरे सूबे में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस हवाले से आज अफगान कॉन्सुलेट में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। तमाम जो इबादत गाहें हैं जो जिनको हसास तरीन करार दिया जाता है, यहाँ पर अक्सर उन पर भारी पुलिस की नफरी और साथ में FC भी तैनात की गई है। डेरा इस्माइल खान में आज के दिन जो दफ़ा 144 है उसके पर वो नाफिज की गई है, और मोटरसाइकिल सवारी पर, डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आज फाटा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अलावा जो वहाँ के आमाइदीन हैं, वो यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और फाटा जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से बातचीत करेंगे। आज पाक सरजमीन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रज़ा हारून, वो भी पेशावर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो उनकी पार्टी है उसके हवाले से जो यहाँ उनकी सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से यहाँ पर बातचीत भी की जाएगी। मीडिया से बातचीत करेंगे, अपने जो वर्कर्स हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। यहाँ पर आज माजूरों की सलाहियतों और के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया है, और उसमें बताया जाएगा। आपने मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में तो बता दिया, कल जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट पेशरफ्त हुई है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, उस हवाले से भी तो बताएं, क्या लोगों का रुझान है अब? बिल्कुल, पेशावर में कल रात को ही फायरिंग भी सुनी गई थी। इसके अलावा लोग जो थे वो अपने घरों में बैठकर खुशियाँ मना रहे थे। हमने ये भी देखा कि यहाँ जो कयूम स्टेडियम है और जो दीगर यहाँ पर छोटे मोटे स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन का भी इनेकाद किया गया था। लोगों ने जो है तो पेशावर ज़ल्मी की जो जीत है उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। ठीक है जी, सबा रानी पेशावर से हमें अपडेट करी थी, आपका बेहद शुक्रिया। क्या बात है, आज पेशावर में तो खुशी का समा है, वैसे भी वहाँ पर जश्न नौरोज़ भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से जीती है, मतलब जो लास्ट वो बॉल थी ना ओवीस, उसके बाद ये हो रहा था कि अब कोयटा इतनी मेहनत करके आगे आया है, लेकिन खैर पेशावर ज़ल्मी ने भी बहुत अच्छा ओवरऑल पूरा गेम खेला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जान मारी है उस खेल के अंदर। लेकिन जिस तरीके से वो लास्ट बॉल थी, और मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान और सारे जो पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे थे, मैं देख रही थी कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब लोग इसी मैच के बारे में बात कर रहे थे कि शायद अब कोयटा जीत जाएगा। और ज़्यादातर जो मैं कॉमेंट्स देख रही थी और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया भरा हुआ, तो यही था कि जी कोयटा वापस आ सकता है, कोयटा जीत सकता है। लेकिन खैर बैड लक, नहीं जीता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगला सीजन होगा उसमें कोयटा फिर दोबारा से एफर्ट कर सकती है। अंडरडॉग्स हमेशा से यही करते हैं, एफर्ट करते हैं, हार जाते हैं, कोई बात नहीं, अगला सीजन फिर आएगा। लेकिन कल इंटरेस्टिंग बात ये हुई, सब ये कह रहे थे कि यार क्रिकेट कल बहुत अच्छी देखने को मिली है, कल क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिली, इस बात से बिल्कुल कतई नजर। क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थी, नेल बाइटिंग मैच था कल, यानी लोग अपने उंगलियां दांतों में दबा रहे थे, यार हुआ क्या है, था। और इस मैच के हवाले से जैसे कि मैं आपको शुरू से यही कहते आ रही हूँ कि जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और फाइनल की जानिब हम जाएंगे, तो डेफिनेटली ये मैच जो है बहुत ज्यादा कांटेदार मैच हो जाएंगे और बिल्कुल बराबर का मुकाबला मुतवक्की होगा। लेकिन एक अच्छी और पॉजिटिव चीज ये है कि कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। आगे बढ़ते हैं और लाहौर का जिक्र करते हैं, और लाहौर में जहाँ पर खुशियां हैं, सेलिब्रेशंस हैं, वहीं लाहौर का मौसम भी बड़ा खुशगवार है और बारिश भी हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ी हूँ कज़ाफी स्टेडियम के बाहर। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, गाड़ी जो है हमारी DSNG अलाइन होने में बहुत ही देर लग रही है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब से कि हम लोग सबा से बात करें, क्योंकि आज का दिन और आज का मौसम जो है वो जब तक दिखाया ना जाएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। अरे वाह, तो सबा इस वक्त भी इंतज़ार है, बहुत से लोग यहाँ पर आए भी थे, यहाँ पर देख कर जा भी रहे हैं। अभी फिलहाल ठीक है जनाब, हुआ बट हमें अपडेट करिए और कितना जबरदस्त देखिए रीपर है, एंजॉय भी करिए, साथ साथ हमसे बात भी कर रही हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का मौसम हुआ है लाहौर में। और क्या बात है जी, बारिश हो रही है, क्या बात है, एक तरफ PSL चल रहा है, सेलिब्रेशन है, और दूसरी जानब जो है बारिश भी हो रही है। अच्छा, क्यों? कोयटा हार गई, दूसरा
आपकी टीम आज चूंकि उसका थर्ड क्वालिफायर में मैच होने वाला है, हाँ, तो स्टूडियो का मौसम भी इस वजह से अच्छा हो रहा है। लाहौर का मौसम तो अच्छा है ही, हाँ, बारिश की वजह से स्टूडियो का मौसम भी इस वजह से अच्छा हो रहा है, स्टूडियो का क्योंकि मौसम आपकी टीम का आज मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी के साथ। और मुझे तो यही इम्कान लग रहा है कि आज पेशावर ज़ल्मी ने भी कराची किंग्स को 4 खाने चित कर देना। अच्छा, मतलब उसकी क्या वजह है? मतलब कराची ज़ल्मी जो है वो कोई कराची अच्छी टीम है। पेशावर ज़ल्मी ने कल इतना ज्यादा हाई प्रेशर मैच जीता है, तो आज मुझे लग रहा है कि आज दोबारा जीत जाएंगे। बिल्कुल, बात वो ये ना हुई इसकी कोई भी टीम जीते, जीत तो पाकिस्तान की होनी है। और कराची किंग्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जो कल उन्होंने मैच देखा होगा पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लेडिएटर्स का, तो उसके बाद से वो भी अब जम के तैयारी करेंगे और आखिरी बॉल तक अब दोनों टीम्स जो है वो रिलैक्स नहीं होंगी। आखिरी बॉल तक दोनों टीम्स जो है वो यही कोशिश करेंगी कि जी ऐसा ना हो कि गेम जो है वो पलट जाए और कोई अनप्रिडिक्टेबल सी चीज हो जाए और कोई छक्का या चौका लग जाए। एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है लाहौर से हुमा भट्ट ने, और उनसे पूछते हैं हुमा भट्ट, बड़ा एंजॉय करिए आप, और लाहौर में PSL भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है। बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से कि 2 बजे और 2 बजे हम लोग आपको दिखाएं वो शायकीन क्रिकेट जो कि यहाँ पर पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। और कल का मौसम हम लोगों ने देखा कि इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर लोग पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए और अपने जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनको यहाँ पर देखने के लिए। कल भी हम लोगों ने देखा बारिश में भी यहाँ पर लोग मौजूद रहे और लास्ट बॉल तक यहाँ पर मैच सबने देखा है, तो आज भी एंजॉय भी साथ में किया जाएगा। बारिश तो लाहौर में हो रही है, अब महकमा मौसमियात का क्या कहना है? आइंदा बारिशों का क्या सिलसिला रहेगा, क्योंकि मैच भी होना है बड़ा? बिल्कुल जी, मैं आज क्योंकि मुझे पता था सबा मुझसे ये सवाल जरूर पूछेंगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही महकमे मौसमियात वालों से ये भी पूछा है, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि लाहौर के शायकीन जो हैं, और ना सिर्फ लाहौर के शायकीन जो है क्रिकेट के, बल्कि जो भी बाहर से भी आए हुए हैं वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि ये बारिश जो है सिर्फ और सिर्फ सुबह तक ही रहेगी। आज सुबह के बाद जैसे ही शाम का वक्त आएगा तो बादल जो है वो छटना शुरू हो जाएंगे, मतला जो है वो साफ हो जाएगा और लाहौरिये जो है वो बड़े इंजॉय कर सकते हैं। मौसम है वहाँ पर, क्या जबरदस्त किस्म का मौसम है वहाँ पर? सुबह के टाइम पर बारिश हो रही है और शाम के टाइम पर PSL का जबरदस्त सा मैच। बिल्कुल, आज का दिन तो खूब एंजॉय करने वाला है, क्योंकि सुबह के वक्त मौसम को एंजॉय करेंगे और शाम के वक्त क्रिकेट को एंजॉय करेंगे और अपनी फेवरेट जो प्लेयर्स हैं ये भी आप बताएं, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बारिश तो अभी खत्म हो जाएगी, सुबह तक ही रहेगी। अब बारिश हुई है, काफी शावर अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो क्या सड़कें मुतासिर हुई हैं क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? उस हवाले से आप क्या इन्फॉर्म करेंगे हमें? जी बिल्कुल, जो नशेबी इलाके हैं वो तो लाहौर में ज़ेरे आप आ चुके हुए हैं, उनको तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन जो आम शाहराएं हैं वहाँ पर क्योंकि हम लोग देखते हैं सफाई सुथराई का इंतज़ाम कुछ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कोई पानी नहीं खड़ा है, बिल्कुल आराम से लोग आ जा सकते हैं। और सिक्योरिटी का अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास मुझे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब जो एरियाज ब्लॉक किए जाने थे वो भी अभी तक ब्लॉक नहीं है, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और रात के वक्त भी हम लोगों ने देखा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को घर जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इस वक्त की सूरत हाल यही है कि अभी तक कोई भी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक नहीं की गई है, कहीं से भी खारदार तारें नहीं लगाई गई हैं। जनाब, लाहौर से हुमा भट्ट अपडेट कर रही हैं। लाहौर का मौसम ज़बरदस्त है और वहाँ पर PSL भी होना है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनर्जेटिक हैं और सुबह का टाइम है और लाहौरी जो है वो सुबह उठ भी जाते, तो नाश्तों का दौरा जो है वो भी चल रहा होगा। तो ज़बरदस्त सी खुशियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर और इन खुशियों के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज ये जो है वो रूल कुछ और है। अच्छा सबा, हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए बैरिस्टर एहतशाम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। बताइएगा, आज फिर एक बार फिर पेशी हो रही है पैनामा केस के हवाले से। वाजिद ज़िया साहब रिकॉर्ड पर ला रहे हैं एक एक करके जो शवाहिद उन्होंने 10 वॉल्यूम के अंदर इकट्ठे किए थे। आज क्या होने जा रहा है और क्या समझते हैं, केस का फैसला कितने दिनों में आ सकता है? देखिए, पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस केस का फैसला अब चंद दिनों में आ जाएगा, यानी कि आज से आप समझ लीजिए कि 10 दिन पहले हम समझ रहे थे कि 2-3 हफ्तों में फैसला आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपने देखा कि मॉनिटरिंग जज थे, उनकी तरफ से एक डायरेक्शन गई जिसमें कहा गया
कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं उसमें 2 महीने तक की तौसीह दी जाती है, पहले 6 महीने का टाइम था ना जी। और जो इसहाक डार साहब के खिलाफ रेफरेंसेस है उसमें 3 महीने तक की तौसीह। इस मुद्दत के अंदर अब ट्रायल कोर्ट यानी कि एहतसाब अदालत जो है इन केसेस को निपटाए। तो अब जो मुद्दत दे दी गई है मेरे ख्याल में उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करेगी एहतसाब अदालत और उसके बाद ही हम फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, देखिए एविडेंस जो होता है सबसे ज्यादा जो एक मेन चीज होती है किसी भी ट्रायल में वो एविडेंस ही होता है और इसी में टाइम लगता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाहान आते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जब वो अपनी गवाहियां दे रहे होते हैं जो डिफेंस काउंसिल होते हैं या वकील सफाई जो होते हैं वो उन पर ऑब्जेक्शंस भी रेज करते हैं एंड वंस दैट स्टेटमेंट इज कंप्लीट तो उसके बाद फिर डिफेंस काउंसिल की तरफ से जिरा शुरू होती है और ये भी एक लेंथी प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसीजर है। तो एक दफा ये एविडेंस का प्रोसीजर और इसमें तो आपको पता है कि बहुत लंबी चौड़ी गवाहियां, वो 10 वॉल्यूम, लेकिन सारे के सारे 10 वॉल्यूम हर रेफरेंस के हिसाब से रेलिवेंट तो नहीं है। आपको पता है कि वॉल्यूम 10 को तो पब्लिक भी नहीं किया गया और 1 to 9 से भी कुछ है जो रेलिवेंट। ये केस थोड़ा प्रोलॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है कि जो मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके अंदर ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये जो एविडेंस का प्रोसीजर होता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लेंथी होता है, कम्बरसम होता है, ये हो जाए तो इसके बाद फिर एक आखिरी स्टेटमेंट होता है, एक्यूज्ड का बहस होती है और फिर फैसला आ जाता है। वो 2-3 बैरिस्टर साहब ये बताएं कि ये बातें भी हो रही हैं कि अभी जो 2 महीने की एक्सटेंशन मिली है इस ट्रायल के अंदर कि अभी 2 महीने के अंदर और टाइम मिल गया है, तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन ये फैसला इंटरिम गवर्नमेंट जब बन जाएगी हो सकता है कि उस वक्त ये फैसला आए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जी कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट आए, केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो शायद उस टाइम पे ये फैसला आए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हो सकता है यही टाइमिंग हो उस फैसले की। सही। अच्छा, अभी जो एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, अभी जितनी भी हेयरिंग्स हो रही हैं, जितने भी समातों के सिलसिले हैं, उनमें जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो एवन फील्ड रेफरेंस हो या फिर अल अजीज़िया स्टील मिल्स हो, उसमें अगर शरीफ फैमिली के हवाले से देखा जाए तो डिनाइल का सिलसिला जारी है। किसी भी चीज़ में जो है उनकी बात जो एविडेंस है उससे मैच नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या लग रहा है किस तरह का फैसला मुतवक्के है? देखें, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम फेयर कमेंट कर सकते हैं। हम प्रेडिक्शन से हमें वैसे भी गुरेज करना चाहिए क्योंकि जो भी सब्जेक्टिस मैटर हो उसके ऊपर आपको जरा थोड़ा सा आपको उसके ऊपर करना पड़ता है। लेकिन यह है कि जो आपका सवाल है उसको मैं इस हवाले से उसके ऊपर फेयर कमेंट जरूर कर सकता हूँ कि ये जितने भी सबूत या शवाहिद जो इस वक्त एविडेंस के थ्रू ट्रायल का हिस्सा बनाए जा रहे हैं इनको गैदर और इनको कलेक्ट तो जीआईटी ने किया था ना जी और उसमें जो जीआईटी की बुनियादी जो आर्गुमेंट था वो ये था कि शरीफ फैमिली के असासे ये हैं और इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। और इस तरह के केसेस में जो सेक्शन लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब के ऊपर और इनके बच्चों के ऊपर नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से, वो ये है कि अगर किसी बंदे के असासे उसके सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा हो तो उसको बताना पड़ता है कि जी मैंने कहाँ से ये दौलत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसेट बियॉन्ड मींस का जो है ये केस बनता है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी। जी हाँ, तो इन्होंने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये एसेट्स इनके हैं, अब वो जो मीन्स हैं वो उनके वकील साहब ने आप बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने डिक्लेयर करना है, लेकिन अगर ये इतना सादा मामला होता तो जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी पैनामा केस के हवाले से तो वो मनी ट्रेल तो वहीं पर दे देते। अब इन्वेस्टिगेशन एहतसाब अदालत के अंदर है या प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे वो क्या एविडेंस पेश करेंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो उस वक्त नहीं दे सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका एक ये भी आर्गुमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये बातें, लेकिन इसके बावजूद वो कतरी खत को वहां पर लेकर आए थे ना, वो उनके खिलाफ किया था। बिल्कुल, वो उसके लिए कहा गया था कि जी कतरी खत को तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, उस खत की कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा, जितना भी ये ओवरऑल समातों का सिलसिला जारी है इसमें हम यही देख रहे हैं कि जो नून लीग है उसकी जानिब से रेजिस्टेंस का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वाजिद जिया के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बहुत अहम गवाह हैं और उनके जितने भी उन्होंने अब दस्तावेजात पेश किए हैं वहाँ पर एहतसाब अदालत में वो बहुत ज़्यादा जो है वो कारामद साबित हो सकती हैं और इस केस को कंपाइल करने में बहुत मददगार होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जीआईटी को मेरे ख्याल में हेड यही कर रहे थे वाजिद जिया जी, और उस जितना भी मवाद इकट्ठा हुआ है
नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ इन रेफरेंस, चाहे वो एवनफील्ड रेफरेंस हो या दूसरा हो, तो उसमें वाजिद रिया का बड़ा कलीदी किरदार है और उनको स्टार विटनेस हम कह सकते हैं। किसी भी मुकदमे में, फौजदारी मुकदमे में या दीवानी में भी, जो विटनेस जिसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट हो और केस की फाउंडेशन जो है उस तक, बुनियाद तक जाती है, उसको हम स्टार विटनेस बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एहतशाम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वाजिद जिया के हवाले से वो थे कि इस मुकदमे में उनको हम स्टार विटनेस भी कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई शरीफ फैमिली के हवाले से, जो समातों का सिलसिला जारी था उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक और अहम टॉपिक भी है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड है, हाँ, टॉक ऑफ द टाउन है, और वो है डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से। मारूफ और मशहूर एंकर पर्सन है और उन्होंने अब रिसेंटली ही PTI ज्वाइन की है और इसके ऊपर PTI के रहनुमा अली जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर भाई अब आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे तो और बाकी ये भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ सामने आ रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने PTI ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे? अच्छा जी, 2-3 पहलू हैं इसके। पहला तो आप ये समझें कि हर जमात के अंदर, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, उसमें इज़हार ख्याल की पूरी आज़ादी है। लेकिन जब एक फैसला हो जाता है, जो भी पहले डिस्कशंस हो रही थी, लेकिन वंस द डिसीजन इज टेकन देन हर आदमी को, उसके बाद हर आदमी को साथ खड़ा होता है। मजे की बात कुछ और है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक इंसान के ज्वाइनिंग पे पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फेक जो निकला हुआ बाहर फालतू प्राइम मिनिस्टर, उस पूरी हुकूमत की, सारी हुकूमत के बयान आ गए, ट्वीट्स आ गई हैं, MKM वालों की भी आ गई, किसकी नहीं आई? तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ठीक किया होगा। तो जो ये सारों को इतनी तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात जो लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए इमरान खान साहब, आमिर लियाकत साहब ने पार्टी ज्वाइन की है। ये कोई सिंध क्लब की मेंबरशिप, कराची जिमखाना की कोई प्राइवेट क्लब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हमारे मंशूर के अंदर आके वो काम कर रहे हैं, हम नहीं उनके पास चले गए, वो हमारे PTI की कॉन्स्टिट्यूशन में आके काम करेंगे। सब PTI को कोई भी ज्वाइन करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो आमिर लियाकत की पर्सनैलिटी पिछले दिनों रही है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी रही है, उनकी बातों में बड़ा तजाद देखने में आया। और खुद अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खफा नजर आते हैं। सलमान अहमद ने भी इस हवाले से जो है वो ट्वीट किया। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि MKM की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो वो उस पार्टी में भी थे। और अगर एहसन इकबाल साहब ने भी अगर ट्वीट किए तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने तो नून लीग में भी आने की जो है वो पेशकश की थी और उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा था कि अजीम लीडर हैं। वो कल रात को अगर आप उनका शो देख लेती, वो आई थिंक किसी शो में थे, वो 10 बजे टुनाइट पर जासमिन में, उन्होंने कहा कि वो, आप वो क्लिप देख लीजिएगा, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हुआ है कि वो नवाज शरीफ ने उल्टा रिमोट पकड़ के आवाज बढ़ा रहे थे। और जब उनको मैंने कहा कि सर रिमोट सीधा कर ले, तो दूसरे लोगों ने कहा कि जी परवेज रशीद ने कि आपने तो बेइज्जती कर दी। तो पूरा वाकया उन्होंने सुना दिया है कि वो, आप सही कह रहे हैं, उनके क्लिप्स तो कहने का मकसद ये है कि जी आमिर लियाकत ने पहले क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आमिर लियाकत ने पहले कानून तोड़ा हो या कोई कत्ल किया हो या बैंक डिफॉल्टर हो या पैसे लेके भागा हो किसी के, उनकी अगर राय बदलती रही हो, हर हफ्ते बदले, हर रोज बदले। अली भाई बिल्कुल इसी नौयत का आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल इसी के ऊपर बनता है कि आमिर लियाकत पहले क्या जो भी करते रहे, अब PTI में आ चुके हैं, तो क्या वो धुल जाएंगे? PTI को क्या कोई लॉन्ड्री है? धुलने की बात नहीं है। मैं कौन होता हूँ कि पुराने, मेरे हाथ में तो नहीं इख्तियारी है, अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है कि कौन पहले क्या करता रहा है। और अगर किसी का दिल, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो, तो आपके साथ जो मेरी बहन बैठी है वो तो नहीं माफ कर सकती। हर आदमी को वो तो जो जिसने की है वो उसको भरनी है, और वो जो किसी के साथ अगर किया तो उसका जवाब वो खुद देंगे, वो माफी वो देंगे। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि जब वो एक दफा आ गए अम्ब्रेला में PTI के, तो उनको PTI के मंजूर के तहत चलना होगा, और वो ये सोच समझ के आए होंगे। पहले उन्होंने क्या किया और उन्होंने राय क्यों बदली, कैसे? अच्छा, PTI के मंशूर के मुताबिक चलेंगे। आमिर लियाकत से जवाब देंगे आपसे, ठीक है, मैं तो नहीं जवाब दे सकता। अच्छा, उनकी बिल्कुल। हाँ, अगर उन्होंने क्राइम किया होता, अगर उनके ऊपर कोई केसेस होते करप्शन के, उनके ऊपर कोई मर्डर के केसेस लगे होते, FIR कटी होती,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सबसे ज्यादा मैं खड़ा होता हूँ उनके ठीक सामने। है। अच्छा, कराची की सियासत में आमिर लियाकत अब पीटीआई के साथ रह के आपके बिल्कुल हमकदम, आपकी आवाज़ बन के कितना ज़्यादा आपके लिए करामत साबित होंगे? और क्योंकि कराची के हवाले से ये कहा जाता है कि जी अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई का थोड़ा फोकस कराची पे कुछ कम है, तो इसलिए आमिर लियाकत ने ज्वाइन किया है, तो अब फ़ायदा होगा पीटीआई को। हर महीने में 2 दफा खान साहब कराची आ रहे हैं। ठीक, पूरे कराची के शहर में मेंबरशिप कैंप लगे हैं। आमिर लियाकत साहब के ज्वाइन करने से पहले हमारे को 50,000 मेंबर बन गए। ये वो मेंबर हैं जो लाइनों में लग के 50 रुपए अपनी जेब से। सर आमिर लियाकत खुद कह रहे थे कि मैं बताऊंगा अब कराची में काम कैसे होता है, अब मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नैरेटिव देना है, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा ना। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल, उनकी पॉइंट भी ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है। वो एक अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनका भी एक कराची में वो एमएलए रहे, यहाँ से कराची के वो भी, जैसे हम भी हैं। एडिशन तो बेनिफिट ही करेंगी ना, नुकसान तो नहीं देंगी। हाँ, अगर वो अली जैदी भी हो, चले, मैं तो पीटीआई में ही रहा हूँ ना। आप मुझे तो 20 साल से पीटीआई में देख रहे हैं ना। अच्छा अली, मतलब मैं तो कहीं नहीं गया, तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जी कोई हर जिस्म के भी हर हिस्से का अलग डॉक्टर होता है। आँख का अलग, सर का अलग, दिमाग का अलग, पेट का अलग। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में हुसैन साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासत के शाहिद आफरीदी हैं, उनसे अपनी टीम भी डरती है और दूसरी टीम भी डरती है। तो पीटीआई ने कोई बैकअप प्लान बनाया कि कल कला को आमिर लियाकत साहब पीटीआई छोड़ जाते हैं, वो तो बहुत चर्ब जबान है, फिर वो दोबारा से पीटीआई की बहुत मुखालफत करेंगे, बैकअप प्लान है कोई? आमिर लियाकत ने कहा है कि वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो पीटीआई जो है कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी उनकी है। सही नहीं, अगर वो, मेरा ख्याल है कि मैं उन पर यकीन करूंगा। अगर वो ऐसी कुछ उन्होंने किया तो फिर देखेंगे। सर सोशल मीडिया पर तो ये खबरें भी गर्दिश करी है, बल्कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जिस इलेक्शन से एक दिन पहले छोड़ देंगे पीटीआई, वो खास आपको कोई बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए, रिलाय नहीं करना चाहिए। दुनिया में कोई एक, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिविजुअल से बहुत बड़े होते हैं। इस इंस्टीट्यूशन को इमरान खान साहब का विजन हेड कर रहा है, जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। तो ये कोई आमिर लियाकत के ज्वाइन करने या छोड़ने से और वो करने से, अरे हमने तो, हम सबको मौका देना चाहते हैं। हमने जावेद आजमी को भी मौका दे दिया था। आप बताएं कि जावेद आजमी से आमिर लियाकत का क्या कर, जावेद आजमी ऐसे आदमी को भी हमने मौका दे दिया था, ठीक इतने बड़े मुनाफिक को। तो आमिर लियाकत तो बहुत अच्छे आदमी हैं उनके सामने। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग आज के लिए वक्त निकाला। जैदी हमारे साथ थे पीटीआई के रहनुमा, और डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ खबरें सामने आती हैं और उनके जो बयानात हैं एक्चुअली वही जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से पीटीआई में जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया है। बहरहाल गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। जिस रिश्ते पे वो मनाया जा रहा है उसकी अहमियत को उजागर करें, तो शायरी की ज़िंदगी में अहमियत तो है, इसको उजागर करने के लिए ही मनाया जाता है। अगर शायरी को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो बिल्कुल जैसे किसी बाग में से रंगों को निकाल दिया जाए और रंग ना हो तो उस तरह की ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़िंदगी बेरंग हो जाए अगर शायरी को ज़िंदगियों से निकाल दिया जाए, लेकिन ये शायरी ही है जो कि यूथ के अज़्म, हौसले और हिम्मत को मज़ीद बढ़ाती है, और ये शायरी ही है, आप जैसे लोग ही हैं जो कि अपनी शायरी के ज़रिए तमाम यूथ को और तमाम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं आप, शायरी के हवाले से बताइए कि शायरी कितना अहम किरदार अदा करती है मुआशरे में, सोसाइटी में, अवेयरनेस के लिए। जो बातें बहुत मुश्किल होती हैं वो हम शायरी की ज़बान में बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। शायरी को इंसान का महज़ब तरीन इजहार कहा जाता है। ठीक, और आप जानते हैं कि इंसान जो है वो हैवान नातिक है, यानी वो हैवान है जिसको अल्लाह ताला ने गोयाई की क़ुव्वत दी है। जब वो उसने अपनी गोयाई को इस्तेमाल किया और उसका मसला दूसरों से अबलाग का हुआ, तो अबलाग के जो महज़ब तरीन शक्ल है अबलाग ने उतारी, और जिसमें बड़ी गुंजाइश थी कि जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसको बहुत शाइस्तगी से, शाइस्तगी इजहार, जितना इंसान महज़ब होता जाता है उसकी गुफ्तगू शाइस्ता होती जाती है, महज़ब होती जाती है। तो वो जो शाइस्तगी इजहार शायरी में होता है, फिर कम से कम लफ्ज़ों में आप बात कह देते हैं, फिर जहतें होती हैं, डायमेंशन होते हैं। यानी अगर आप हम नस्र में बात कर रहे हैं तो वो एक वन डायमेंशनल
बयानिया होगा एक जहत में। लेकिन जब हम शायरी में बात करेंगे तो उसमें कई जहतें आ जाएंगी। एक तो मानी की होगी, दूसरे उसमें जमालियात हुस्न होगा, तीसरे उसमें एक तरह का रिदम होगा, चौथे उसमें माने में भी कुछ माने और निकलेंगे, कैफियत भी उसमें इजहार पाएगी, इर्द गिर्द की फ़ज़ा का भी जिक्र आ जाएगा और बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में बिल्कुल सही। शायरी की आपने जिहतों की बात की और इजहार राय के ऊपर बात हो रही है, तो कहा जाता है शायर बहुत हसास होता है जी। ये वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जो माशरे के अंदर चीज़ों को देख रहा होता है और ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और फिर उसको शायरी की सूरत में वो बयान कर देता है। तो ऐसे माशरे में जहाँ पर इजहार राय की आज़ादी तो हो कानूनी तौर पर, लेकिन इजहार राय को उस तरह से इजहार ना किया जा सके क्योंकि फिर आपके ऊपर तनकीद आती है, ऐसे माशरे में इजहार राय शायरी के लिए कैसी है? ऐसे ही माशरे में तो शायरी ज़्यादा काम आती है। आपने देखा कि हबीब जालिब ने जिस वक्त मुश्किल तरीन हालात थे और कुछ ऐसे मौज़ूआत जैसे रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है या ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, तो उन्होंने शायरी में उसका इजहार किया। इसी तरह जब बरसग़ीर का एक दौर था जब अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी बिल्कुल और फिर उनसे पहले भी शोरा ने, तो ये तो शायरी उसी वक्त और हमने देखा है कि जब माशरे में बेचैनी और बेएतमादी ज़्यादा होती है उस वक्त अच्छी शायरी जन्म लेती है। अच्छी शायरी जन्म लेती है। अच्छा, अच्छी शायरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, शायर जितने भी होते हैं मैडम, तो उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो बॉर्न टैलेंट होते हैं, इनर टैलेंट होता है उनके अंदर चीज़ों को इमेजिन करने का, ऑब्ज़र्व करने का। तो क्या कोई भी इंसान शायर बन सकता है, कोई भी शख्स पोइट्री कर सकता है जिसके अंदर इमेजिनेशन है, एहसास है, जिसको चीज़ों को समझने का सलीका है, तरीका है, या ये वाकई बॉर्न टैलेंट होता है? ये बॉर्न तो होता है, गिफ्टेड होता है शायर और हर फनकार जिस फन में भी जो जाता है। और मैं समझती हूँ कि दीगर शोबों में भी, यानी जो साइंटिस्ट भी होता है exactly. वो अल्लाह ताला ने उसके लिए, हर इंसान के लिए कोई किरदार, कोई रोल देकर उसको भेजा है। तो शायर के अंदर एक सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती है, फिर वो उसको परवान कैसे चढ़ाता है और कैसे बरकरार रखता है। परवान यूँ चढ़ाता है कि उसको क्या फ़ज़ा मिलती है जिसमें उसकी शायरी पनप सके, और बरकरार यूँ कि मुताला बहुत ज़रूरी है किसी भी शोबे में, हाँ वो शायरी हो या अदब का दूसरा शोबा हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको मुसलसल मुताले की ज़रूरत होती है, तब जाके आप किसी मकाम पर, मेराज पर ले जाते हैं। मुताले की ज़रूरत होती है, तब जाकर किसी मकाम और आप कोई मर्तबा हासिल कर पाते हैं। हमारी टीम ने शायरी के दिन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो। ख्वाहिशे दरोबाम में जो गए तो औरों के घर गए, न थी आरज़ू किसी दोस्त की, न किसी रफ़ीक की जुस्तजू, कहीं अजनबी से भी मिल लिए, कहीं दोस्ती से मुकर गए। न थी आरज़ू किसी दोस्त की, न किसी रफ़ीक की जुस्तजू, कहीं अजनबी से भी मिल लिए, कहीं दोस्ती से मुकर गए। नहीं ज़िंदगी से कोई गिला कि था ख्वाब जैसा ही सिलसिला, नहीं ज़िंदगी से कोई गिला कि था ख्वाब जैसा ही सिलसिला, कभी तीरगी का असर हुआ, कभी चांदनी से भी डर गए, कभी तीरगी का असर हुआ, कभी चांदनी से भी डर गए। और थी हवाएं तेज तो सहन से जो उठा सकी वो उठा लिया, थी हवाएं तेज तो सहन से जो उठा सकी वो उठा लिया, मगर ऐसे पेड़ों का क्या करूं जो उजड़ गए, जो बिखर गए, मगर ऐसे पेड़ों का क्या करूं जो उजड़ गए, वो जो बिखर गए। और कोई अजनबी कोई आशना हमें दे रहा है कहीं सदा, कोई अजनबी कोई आशना हमें दे रहा है कहीं सदा, कि ये रास्तों का तिलिस्म है नहीं जानते थे मगर गए, कि ये रास्तों का तिलिस्म है नहीं जानते थे मगर गए। और कहीं आबशार में भीगती, कहीं सब्ज़ार में खेलती,
कहीं आबशार में भीगती, कहीं सब्ज़ाज़ार में खेलती, मेरी ज़िंदगी के तमाम रंग मोहब्बतों से निखर गए। क्या बात, मेरी ज़िंदगी के तमाम रंग मोहब्बतों से निखर गए। और ये हुनर भी उसका कमाल है, ये उसी का अक्से जमाल है। ये हुनर भी उसका कमाल है, ये उसी का अक्से जमाल है। मेरा आईना जो वो बन गया, मेरे खद्दो खाल संवर गए। मेरा आईना जो वो बन गया, मेरे खद्दो खाल संवर गए। कभी रास्ते में ठहर गए, कभी मंजिलों से गुजर गए, कभी ख्वाहिशी तरोबाम में जो गए तो औरों के घर गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त पेश की मैडम आपने। इतनी खूबसूरत गज़ल है, शायरी के अंदर इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई है। आज का जो नौजवान है, यूथ की अगर बात करें तो शायरी की तरफ उसे लेके कैसे आए? आज का जो नौजवान है वो दीगर चीज़ों में इतना मसरूफ़ है, शायरी के अंदर इतनी गहराई है, इतनी वुसअत है, इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। आज के नौजवान लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरा अपना तजुर्बा तो ये है कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और पूरे मुल्क में, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो जाती रहती हूँ। अभी मैं ग्वादर लिटरेचर फेस्टिवल से इतवार को लौटी हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ बलूचिस्तान में नौजवान लड़कियाँ लड़के बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पंजाब में तो कमाल ही कर रहे हैं। हमारा एक मुशायरा, यूथ मुशायरा 28 अप्रैल को अंजुमन तरक्की उर्दू की जो नई इमारत तामीर हुई है उर्दू बाग में होने वाला, उसमें पूरे पाकिस्तान से नौजवान यूथ आ रहे हैं नौजवान शोरा। अच्छा, नौजवान शोरा आ रहे हैं और एक यूथ के आने का भी सिलसिला जारी है। और लिटरेचर फेस्टिवल के वाले से आपने बात की है, कराची में भी मुनक्किद किया जाता है, इस्लामाबाद में भी मुनक्किद किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं जो कि हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में आकर शिरकत करते हैं। जब वो आते हैं तो हमारी पोइट्री को, हमारी शायरी को, हमारे अदब को और जो हमारी सकाफ़त है, हमारे कल्चर को कैसे पाते हैं? क्या उनके जो है वो रिएक्शंस होते हैं? क्या आपकी उनसे बात होती है? वो सिर्फ आते ही नहीं है, बुलाते भी हैं। वहाँ इंडिया में, भारत में तो होते ही है, लेकिन मुझे 2 मरतबा ढाका जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो जब मैं दूसरी दफ़ा गई थी तो मेरे अपने शेरी मजमुआ सिलेक्शन ऑफ माय पोइट्री जो अंग्रेजी में की गई, आपका अपना शेरी मजमुआ, हाँ, मेरी कुछ नज़मों का तर्जुमा अंग्रेजी में किया गया था, और वो उसकी लॉन्चिंग थी वहाँ ढाका गुज़िश्ता बरस ढाका जो लिटरेचर फेस्टिवल है। तो मैं वो लेकर गई थी। तो मैंने जब अंग्रेज़ी में पढ़ी और उसके बाद मैंने जब उर्दू तर्जुमा उसका पढ़ा और असल उर्दू पढ़ा तो बहुत तालियां बजी। अच्छा, तो ये है कि हमारी शायरी को पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर से उर्दू शायरी को मैंने देखा है बहुत मकबूल है। भारत में तो है ही, उनकी अपनी ज़बान भी सिर्फ स्क्रिप्ट जुदा है, लेकिन वो ज़्यादातर उर्दू ही में लिखते हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में या अब तो बाहर के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है वहाँ भी हो रही है। हमारी पोइट्री की ट्रांसलेशन भी होने लगी है और बहुत पसंद की जाती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये कह रही हैं कि ये ख़ित्ता जो हमारा है, जनूबी एशियाई ख़ित्ता, इसके बाहर भी हमारी उर्दू शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जी। तो आप ऑनररी सेक्रेटरी हैं अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के हवाले से, तो ये इदारा क्या करता है शायरी की तरक्की के लिए और उर्दू की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर? ये बनाया ही गया था उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए। आपको मालूम है ये 1903 में बना है, यानी 114 साल पुराना है, और इसका मकसद ही ये था कि उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की की जाए। और ये अलीगढ़ में कायम हुआ था। इसके बाद बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इसको औरंगाबाद ले गए थे, फिर दिल्ली आया और वहाँ से पाकिस्तान आया 1948 में। तो ये कदीम तरीन NGO है, सरकारी कदीम तरीन NGO। तो आप लोग किस तरह से उर्दू की तरवीज के लिए काम हम ये कर रहे हैं कि एक तो हम किताबें शाये करते हैं और इसके साथ साथ हम तर्जुमे भी शाये करते हैं। फिर हमारा रिसाला है कौमी ज़बान, वो हर महीने निकलता है। एक रिसर्च जर्नल भी है उर्दू सेमाही, वो भी निकलता है। और जो भी हमारी जो किताबें हैं वो
बगैर बेनफा नुकसान के। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। जहाँ पर आप ये बात करी थी कि अब यूथ भी आती है और बाकायदा तौर पर पंजाब से बहुत लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं शायरी की फील्ड के अंदर, तो अब जो शायरी आप देखती हैं जो हमारी यूथ की जानिब से की जाती है, या पहले जो हमारे जितने भी मोअज़्ज़िज़ शायर थे वो शायरी करते थे, उसमें अब आपको क्या डिफरेंस लगता है? ज़ाहिर सी बात है हालात और वाक़यात तो चेंज हुए हैं, उस टाइम के हालात कुछ और थे, अब के कुछ और थे, लेकिन आजकल की जो शायरी है अब जिस तरह से शायरी होती है, क्योंकि अगर पहले की शायरी आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा उर्दू के जो है अल्फाज इस्तेमाल होते थे, बिल्कुल हाँ पर्शियन थी, लेकिन अब जो है वो प्योर हमें उर्दू में देखने को शायरी मिलती है, तो इस डिफरेंस को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत देखिए हर अहद के अपने तकाजे होते हैं और अपने अहद की सेंसिबिलिटी होती है, तो इस अहद की जो सेंसिबिलिटी ज़ाहिर है कि और जो ज़बान के तकाजे हैं, यानी इब्तदाई शायरी जो हमारी थी उसमें फ़ारसी ज़बान, चूँकि फ़ारसी हमारी फ़ारसी बहुत ज़्यादा दाखिल थी ज़िंदगी में, तो फ़ारसी ज़बान इजाफ़तें वगैरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़बान सादा होती चली गई है और अब जो लोग लिख रहे हैं वो ज़्यादा सहले मुमतना में, बिल्कुल सहले मुमतना जो है उसमें इजाफ़तें नहीं होती हैं और सीधे सीधे मैं खुद, मेरी कोशिश होती है कि मैं इजाफ़त में ना लिखूँ, इजाफ़त इस्तेमाल ना करूँ और फ़ारसी के अल्फाज जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ आए, मगर नहीं आते। जैसे क्या कहूँ उससे कि वो क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। तो इस तरह की और क्या शक्ल बेमकानी की, जब सफ़र में ही जिंदगानी की, गैर से मेरा हाल पूछा है, क्या खबर मुझ किस पे मेहरबानी की, आपसे शिकवे जफा करना भूल थी ये भी नौजवानी के। तो ये ऐसी सादे क्या जबरदस्त आपके अशार हैं, क्या जबरदस्त आपने इस तरह की बिल्कुल रवां और सादा लफ्जों में, रवा और सादा लफ्ज़ों में आप शायरी का बता रही हैं। बहुत खूबसूरत ये शेर अशार आपने पेश किए। इन्हीं खूबसूरत अशार के साथ सबा हम प्रोग्राम में यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अफरीदी, जैसे आप बता रहे न्यूज़ आपने दी है कि वो आज के मैच पे नहीं होंगे, तो कप्तानी आज रवि बोपारा करने जाएंगे? अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि रवि बोपारा इससे पिछले सीज़न में कप्तानी उनकी कर चुके हैं और रवि बोपारा एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो इसलिए उनको दिलाने का इम्कान जरूर है। तो फर्क कितना पड़ेगा मैच के ऊपर? और चूंकि ये दो जैसे आप बता रहे हैं कि तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, बैकअप प्लान क्या है कराची के पास? अब कराची की बेंच इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई, कराची के पास हैं प्लेयर्स, कराची के पास फास्ट बॉलर्स में ताबिश भी है, उसके अलावा सैफुल्लाह बंगश भी है, उनका जो विकेट कीपिंग भी करते हैं, ये लोग टेस्ट नहीं हुए अभी। अब देख कितनी तैयारी इन्होंने की हुई है, टूर्नामेंट बेंच पे ही बैठे हैं, तो अचानक लेते हैं या नहीं लेते हैं उनके साथ। अब ये इतने बड़े मैच में किस तरह से लेके आते हैं ये मुश्किल। अच्छा, कल के मैच के हवाले से बात करते हैं, जिसके हवाले से सब कोयटा की जो परफॉर्मेंस रही, इससे पहले मैचेस में ये कहा जा रहा था जी मेहनत करेंगे आगे आ जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी को हरा देगी कोयटा क्योंकि स्पार्क है और हार्ड वर्क भी चल रहा है उनका, लेकिन लास्ट बॉल के ऊपर जो ये मैच का फाइनल फैसला हुआ, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोताही थी कोयटा की या पेशावर ज़ल्मी ने वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखी थी? देखिए, ये कल के मैच ने जो क्रिकेट देखने वाले हैं, खेलने वाले हैं या जो स्टूडेंट ऑफ द गेम्स हैं, उनको ये पता लगा कि 1 रन मैटर्स। कहीं आपने फील्ड में आपने अगर 1 रन ज़्यादा दिया, इट कैन कॉस्ट यू your life. I mean, you are done with the tournament because of just 1 run. 1 रन या तो आपको फील्ड ने बनाना था या जब आप फील्डिंग कर रहे थे तो बचाना था, बचाया नहीं, कोयटा ने बचाया नहीं। फ्रॉम 86 for 5 to 107, ये बहुत ज्यादा रन है। अगर इक्वल भी हो जाता तो सुपर। 13 ओवर से लेकर, मैं आपको बताता हूँ ना, 13 ओवर से लेकर आपने 20 ओवर, आखिरी 7 ओवर्स में आपने 10+ के से रन दिए हैं, तो वो आपकी बहुत ख़राब थी स्ट्रेटजी वहाँ फील्ड में भी। लेकिन कल बैटिंग करते हुए फिर जो लास्ट बॉल पे 2 रन इजीली बनते थे, लेकिन जो आपका नॉन स्ट्राइकर है वो कुछ और देख रहा था, वो फील्ड को देख रहा था। तो ये एक बेसिक मिस्टेक है, ये करेंगे तो फिर आप नहीं जीतते। कल बराबर कर देते मैच तो फिर शायद कुछ और ओवर में चला जाता। लेकिन कोयटा ने मिस्टेक्स बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा फील्डिंग के अंदर, खास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि 4 तो एक्स्ट्रा उन्होंने कल वैसे भी, तो अगर 4 रन ये कंट्रोल कर लेते तो मैच तो जीत चुके होते। एक भी कर लेते ना, 1 रन भी कहीं अगर बचा लेते, ये वैल्यू है 1 रन की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 रन की वैल्यू है। हम लोग भी जब कल मैच देख रहे थे तो यही सोच रहे थे काश इनका 1 रन कम होता तो कोयटा का
पूरा मैच था वो कम से कम सुपर ओवर की तरफ तो चले जाता है। डिस्कशन यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में वक्त हुआ है अभी ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। जो कल गलती हुई है ना आसिफ भाई, चूंकि एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इनसे जानना बहुत जरूरी है। आसिफ भाई बताएं कल हुआ क्या, क्या स्ट्रेटजी के अंदर कोई गड़बड़ थी? आखिरी बॉल खेलने से पहले कोई डिस्कशन नहीं हुई होगी? देखें आखिरी बॉल पे इक्वेशन बहुत सीधी थी, कम से कम 2 रन लेने हैं। तो जब गेंद हवा में गया उस वक्त 1 रन मुकम्मल, और जब उसके हाथ से गेंद गिरा है तो दूसरा रन मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल, इनको अगर आउट होना था तो ये तीसरे पे होते। दीज आर एलिमेंट्री थिंग्स इन क्रिकेट, लेकिन आपसे ये नहीं हुई। तो ये हाल है। जो नॉन स्ट्राइकर था वो तो शायद भागा ही नहीं ना उस तरह से, अब वो 2 रन हो जाते। वो बच्चा शायद गेंद ही देख रहा होगा, अमीर हमजा, पाकिस्तान से अभी खेले नहीं है लेकिन ही विल लर्न। लेकिन यही चीजें हैं। लेकिन क्वेटा की मैं कहूंगा कि वो मैच में आने से पहले ही देवर वेरी नेगेटिव। अच्छा। 2 दिन से हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, क्वेटा के कोच मोइन खान कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। आपको आज याद आया ये? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। फिर कप्तान भी कह रहा है कि ऐसा मुआहदा होना चाहिए, कौन आया कौन नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी टीम पे। शेन वॉटसन के ना होने से आप मैच में 1 रन आपने बचाना था, वो केपी ने नहीं बचाना था आगे। तो ये नेगेटिविटी जो लेके आई क्वेटा की टीम, इससे चले जी बहरहाल क्वेटा तो बाहर हो गई है, बेस्ट विशेस उनके लिए अगले लिए बहुत सारी, और क्वेटा के फैंस के लिए भी, क्योंकि बात वो ये कि जीतेगी कोई भी टीम, जीत तो पाकिस्तान की है, सारी टीम्स हमारी अपनी ही हैं। और अब अपनी 2 टीम्स की बात कर लेते हैं, वो है पेशावर ज़ल्मी और है कराची किंग्स। तो पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से कल जीती है और कराची किंग्स ने ये सारा जो भी सिनेरियो है कल की जो और देखी होगी, तो मेरे ख्याल में अब दोनों के जहनों में ये बात है कि अब लड़ना है और जान लड़ानी है, क्योंकि अब वो एक बॉल को भी कंसिडर करेंगे। तो आज का जो मैच है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कराची किंग्स थोड़ा सा प्रेशर में होगी। उनके मेन प्लेयर्स नहीं है। दूसरा उन्होंने देखा है कल के जो हमारे सामने टीम आ रही है उसने कैसे फाइट किया है। और ज़ल्मी इस वक्त इज ऑन द हाईएस्ट, अच्छा, क्योंकि वो मुसलसल जीत रहे हैं, 3 मैचेस मुसलसल जीते हैं। तो क्रिकेट में होता यह है कि या तो ये मोमेंटम आपको थ्रू करा देगा या फिर एक बुरा दिन। कल वो बुरा दिन था, लेकिन मैच क्वेटा से था, उन्होंने उस बुरे दिन को छुपा लिया। वरना कामरान अकमल को आउट कर दें अगर आप शुरू में, आप 2 विकेट्स 5 विकेट्स आप अगर 86 रन पे निकाल दें, उसके बाद आप अच्छा आसिफ कल का जो मैच अगर हम देखें तो कल का मैच जो है वो शेक होता रहा, ट्रांसफर होता रहा। कभी लगा कि जीत पेशावर ज़ल्मी की होगी, कभी लगा नहीं कोयटा कैन कम बैक। तो कल का मैच जो था ओवरऑल अनप्रेडिक्टेबल था, और जो आज का मैच होने जा रहा है तो डेफिनेटली दोनों टीम्स के लिए बड़ा दिन है, टफ दिन है। आज कराची किंग्स को प्रेशर हैंडल करने के लिए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं उनके वाले से भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है इमाद वसीम भी ना खेले, और हो सकता है शायद आफरीदी के बारे में तो मोर लाइकली कंफर्म ही है कि वो नहीं खेलेंगे। तो किस तरीके से आज इनको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि प्रेशर भी है कराची किंग्स के ऊपर और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी सामने? स्ट्रैटेजी उन्होंने देखा सामने जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है। पेशावर की टीम वेरी बैलेंस टीम, फास्ट बॉलिंग में उनकी बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग इस वक्त फॉर्म में है। उमैद आसिफ भी और बैकअप के साथ हसन अली, वहाब रियाज बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। तो उन काउंटर करने के लिए बैट्समैन भी ऐसे चाहिए होंगे। स्पिन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ज़ल्मी के पास बॉलिंग ऑप्शंस कम है, ये कराची किंग्स को देखना होगा। 4 बॉलर्स ही करते हैं, कोई एक बॉलर भी अगर बहुत ज्यादा रन्स, लियम डाउनसन है जिसको कल रन्स पड़े, तो उसको अटैक करके बाकी टीम पर प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि 5वां बॉलर उनकी लाइनअप में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कराची किंग्स की बैटिंग स्ट्रेटजी जो है वो ये चेंज करेंगे आपको लगता है कुछ के, क्योंकि अब तो डू एंड डाई है, मतलब अब तो या तो जीतना है या फिर नहीं जीतना है और फिर बाहर जाना है टूर्नामेंट से। तो लगता है कि क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी बैटिंग स्ट्रेटजी? उनकी बैटिंग में एक ही क्वेश्चन मार्क है, वो खुर्रम मंजूर की फॉर्म है। यही मैं पूछ रही हूं। खुर्रम खेले भी हैं अच्छा, और खुर्रम का कुछ पता नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ। मैंने उन्हें खेलते देखा है, और वो आज अगर वो खेल जाते हैं, मालूम नहीं कि उनको खिलाएंगे, अगर लेकिन उसको नहीं खिलाते तो फिर पीछे बिठा किसको खिलाएंगे, क्योंकि आपकी बेंच नहीं हुई कराची। तो अब उनको चेंज शायद ना ही करें तो अच्छा है, बेहतर है कि जो स्ट्रेंथ है उसी से जाएं, क्योंकि उनको बस अब सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है, और मैच के कम से कम 4 ओवर्स आप अच्छे खेलें। इसमें मोमेंटम चला जाता है, मोमेंटम बहुत जल्दी जल्दी जैसे आप कह रहे थे शिफ्ट होता है। आपने अच्छा खेलना है, में भी करना है, बैटिंग में भी करना है। 4 ओवर्स आप कह रहे हैं? 4 से 4 ओवर्स आपका गेम का नक्शा बदलने में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये देखा है ना हमने सारे मैचेस में ऐसा ही है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़ल्मी को आखिरी के 7 ओवर्स में जो स्कोर पड़ा वहाँ से वो जीते।
क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर्स में जो कुछ किया वहां से वो क्लोज आए। तो यही 4 से 5 ओवर्स का इसमें होता है। 4 से 5 ओवर आप कंटेन कर लें एज अ बॉलिंग टीम तो आपको फायदा होगा, आप रन्स बना लें एज बैटिंग टीम तो आप। अच्छा आसिफ भाई क्विकली ये बताइएगा कि आज का मैच होने जा रहा है, बॉलिंग के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये ग्राउंड? कल हमने देखा कि जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स हैं अच्छी खासी हैं, तो आज दोबारा से बॉलिंग के लिए अच्छा दिन होगा? आज देखें एक तो वेदर फोरकास्ट में रेन है, अभी मैं रास्ते में चेक करता आ रहा था फोरकास्ट, तो दोपहर में किसी टाइम अभी भी बारिश हो रही है और दोपहर में फोरकास्ट में लिखा है कि 3 से 4 के आसपास थंडरस्टॉर्म है। वेदर क्लियर है, मुझे नहीं पता कि वो कितना एक्यूरेट इंटरनेट पे होता है। तो अगर बारिश होती है और उसके फौरन बाद मैच शुरू होता है तो जो बॉलिंग करेंगे पहले उनको शुरू के 4-5 ओवर असिस्टेंस मिलेगी और फिर अगर वेदर क्लियर रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर विकेट कंड्यूसिव होगी बैटिंग के लिए। साथ इस वक्त मौजूद थे और पीएसएल के हवाले से बात कर रहे थे, हम मैच के हवाले से बात कर रहे थे और अब देखना है कि जी कौन सी टीम मैदान मारती है। आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से जगह बनाने वाली रानी मुखर्जी आज 40वीं सालगिरह मना रही हैं और